अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं नया पाकिस्तान और मैं हूं शहजाद इकबाल। नवाज शरीफ की वतन वापसी के बाद से उन्हें सियासी मुखालफिन, सहाफ़ियों और मुबसरीन की जानिब से लाडले और सेलेक्टेड होने के बयानिए का सामना करना पड़ा है। और ये खबरें भी आती रही हैं कि वो इस लाडले के टैग से परेशान हैं और नून लीग की मंशूर कमेटी को इस तासुर को ज़ायल करने की हिदायत भी दे चुके हैं। सियासी मुखालफिन बिलखसूस पाकिस्तान तहरीक इंसाफ और पीपल्स पार्टी मुसलसल नवाज शरीफ को लाडला और सेलेक्टेड कह रहे हैं और पीपल्स पार्टी मुतालबा कर रही है कि नवाज शरीफ वोट की बेइज्जती करने के बजाय वोट को इज्जत दिलवाएं और बेसाखियां ना तलाश करें। लेकिन अहम बात यह है कि अब नून लीग के अंदर से भी इस हवाले से तनकीद होना शुरू हो गई है। पार्टी के सीनियर रहनुमा और साबिक वजीर आजम शाहिद खाकान अब्बासी ने भी कहा है कि मुस्लिम लीग नून के पसंदीदा और नवाज शरीफ के लाडला होने का तासुर इंतखाबात को पहले से मुतनाज़ा बना रहे हैं। गैर मुल्की मीडिया को इंटरव्यू में शाहिद खाकान अब्बासी का कहना था कि नवाज शरीफ को खामोशी तर्क करके अवाम को अपनी सोच के मुतालिक बताना चाहिए कि वो मुल्क और सियासत को किस सिमत में लेके जाना चाहते हैं। एक तरफ शाहिद खाकान अब्बासी कह रहे हैं कि नवाज शरीफ के लाडला होने का इमेज आने वाले इंतखाबात को मुतनाज़ा बना रहे हैं, तो दूसरी तरफ पार्टी के एक और सीनियर रहनुमा साबिक एमएलए दानियाल अजीज भी पीडीएम हुकूमत में होने वाली महंगाई को अवाम का सबसे बड़ा मसला करार देकर इसकी जिम्मेदारी एहसन इकबाल पर आयद कर रहे हैं। कल हमारे शो में उनका कहना था कि महंगाई की जिम्मेदारी सिर्फ पाकिस्तान तहरीक इंसाफ पर नहीं बल्कि पीडीएम हुकूमत में एहसन इकबाल पर भी महंगाई की जिम्मेदारी आती है। एहसन इकबाल साहब कह रहे हैं कि उनकी वजारत से इसका कोई लेना देना नहीं था, ऑयल प्राइसेस का मामला होता है, करेंसी डिवैल्यूएशन का इशू है, उस वजह से महंगाई हुई है। ये वहां क्या लूडो खेल रहे थे? क्या कर रहे थे वहां पर? किस मुंह से ये कहते हैं कि मेरा कोई ताल्लुक नहीं था इस बात से? उसमें क्या एलपीजी की कीमत नहीं लिखी हुई कि उस पर प्रेजेंटेशन नहीं है? बिजली की कीमत नहीं लिखी हुई? ये दाल, दलिया, घी, चीनी, गंदम, सारी चीजें लिखी हुई है। गलत बयानी से काम नहीं चलेगा, इसका कड़ा एहतसाब होना चाहिए। यह सवाल होना चाहिए कि क्यों महंगाई गई। कल इसी प्रोग्राम में दानियाल अजीज ने नून लीग की सेक्रेटरी इत्तलात मरियम औरंगजेब पर भी तनकीद की और उनका कहना था कि वो हादसाती तौर पर वजीर बनी और ये भी उन्होंने कहा कि मरियम औरंगजेब की वजह से नून लीग की सियासी साख तबाह हुई। मरियम औरंगजेब साहबा की बात है, जो पार्टी को नुकसान उनकी कारकर्दगी की वजह से पूछा, उस पर तो मैं आऊँगा अगले कुछ दिनों में, ताकि लोगों को पता चले कि पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून की जो सियासी साख है उसकी तबाही हुई कैसे। ये हादसात की पैदावार थी, परवेज रशीद साहब को निकाल दिया गया वो डॉन लीग की वजह से, तो आर्जी तौर पर ये स्टेट मिनिस्टर बनी थी। नून लीग के अपने लोग पार्टी बयानिया और कारकर्दगी पर अब तनकीद करें, जबकि हमारे ही प्रोग्राम में एहसन इकबाल ने दानियाल अजीज की तनकीद पर जवाब देते हुए इसे इलाकाई सियासत और जाती एजेंडा करार दिया था। एहसन इकबाल का कहना था कि दानियाल अजीज कुछ नोटों के लिए नून लीग का टिकट चाहते हैं, जिसकी मुखालफत की जा रही है। नून लीग दानियाल अजीज को शो कॉज नोटिस भी जारी कर चुकी है। लेकिन दिलचस्प बात यह है कि एहसन इकबाल लोटो को नून लीग का टिकट देने की मुखालफत कर रहे हैं और नून लीग की भी 2018 के इंतखाबात के बाद से यही पॉलिसी और बयानिया रहा है कि लोटो को किसी सूरत टिकट नहीं दिया जाएगा। लेकिन कल नून लीग के पार्लिमानी पार्टी के इजलास के बाद राना सनाउल्लाह ने मीडिया से गुफ्तगू करते हुए कहा कि जिन हलकों में नून लीग मजबूत नहीं वहां से इलेक्टेबल्स को मद्देनजर रखा जाएगा और मकामी क़यादत से मुशावरत के बाद उन्हें टिकट दिए जाएंगे। पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून जो है वो अपने कैंडिडेट्स का चुनाव करते वक्त इस बात को लाजमन पेश नज़र रखेगी कि उन लोगों में ये कैपेसिटी हो कि वो लोग जो हैं वो कामयाब हो सके। अब देखना होगा नून लीग उनको टिकट देती है जिन्होंने पार्टी से वफादारी निभाई या उनको टिकट दिए जाते हैं जिन्होंने वफादारियां तब्दील की हैं। इस पर हम बात करेंगे, जिसके लिए हमारे साथ मौजूद है पीएमएलएन के सीनियर रहनुमा खुर्रम दस्तगीर। खुर्रम साहब, बहुत बहुत शुक्रिया वक्त देने के लिए। सबसे पहले तो ये बताइएगा कि पीपल्स पार्टी और पीटीआई तो कह रही है कि आपकी पार्टी लाडला है, सेलेक्टेड हैं आप लोग, लेकिन कल शाहिद खाकान अब्बासी साहब ने भी कहा कि अगर ये टैग लग जाता है किसी के ऊपर के फेवरेट हैं, लाडले हैं, तो फिर इसका मतलब इलेक्शन में धांधली होने जा रही है और ये इलेक्शन को पहले से मुतनाज़ा बनाने वाली बात है। अब ये बात तो आपके पार्टी के अंदर से हो रही है। लेकिन पाकिस्तान के अवाम अकल रखते हैं। एक तरफ वो जमात है मुस्लिम लीग नून, जिसके कायद ने अपने जलसे में कहा 21 अक्टूबर को कि हम मुल्क के साथ मजीद ये खिलवाड़ नहीं होने देंगे, और एक जो आपने तनकीद करने वाली जमात का नाम लिया, वो अपने जलसों में पाक फौज जिंदाबाद के नारे लगा रहे हैं। तो फिर पाकिस्तान के अवाम को मालूम है कि लाडला कौन बनने की कोशिश कर रहा है और कौन जो है वो मुल्क को आगे लेकर जाने की बात कर रहा है, वो मोहम्मद नवाज शरीफ है। दूसरा ये कि जो इख्तलाफात पार्टी के अंदर से उठ रहे हैं, और जाहिर है एक मुश्किल मरहला है टिकटें देने का, हमेशा इसके ऊपर एतराजात होते हैं, लेकिन इसका ये मतलब नहीं कि पार्टी के अंदर कोई बहुत गहरे इख्तलाफात है। शाहिद खान अब्बासी साहब का अपना एक व्यू है, वो प्रॉब्ली एक अवामी सोच या मीडिया के जो इंप्रेशन है उसकी बात कर रहे हैं,
लेकिन हकीकत यही है कि अवामी इस सोच की सदी में बात कर होने। रहे हैं आप, कह रहे हैं जी कि जी अब्बासी साहब इस अवामी सोच की बात करें, क्या अवामी सोच ये है कि नवाज शरीफ साहब सिलेक्टेड है? जी नहीं, जो मीडिया का इंप्रेशन है उसकी बात करें, जो जिसको फिर अवामी सोच का नाम दिया जाता है। लेकिन इशू यह है कि इस सदी में होने वाले 4 इंतखाबात में से सिर्फ एक में अभी तक मियां नवाज शरीफ ने इलेक्शन कंटेस्ट किया है। 3 में तो उन्हें इजाजत ही नहीं थी इलेक्शन नहीं, लड़ने की। लेकिन तो अब्बासी लिहाजा साहब लेवल क्योंकि प्लेइंग फील्ड आपकी, अगर किसी को चाहिए जी, तो उसका नाम मोहम्मद नवाज शरीफ है। आपकी पार्टी में अब्बासी साहब इज वन ऑफ द मोस्ट सीनियर पर्सन, वजीर आजम के लिए आप लोगों ने उनको नॉमिनेट किया था, वजीर आजम बने वो क्यों ऐसी बात करेंगे इस मौके पे फिर? जी, उनकी राय फर्क हो सकती है। उनकी राय हुकूमत जब नो कॉन्फिडेंस मोशन हुआ उसके बारे में भी फर्क थी, उनकी राय उसके दौरान भी फर्क थी। तो ये तो पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के लिए एक अच्छी खुशाइंद बात है कि उसके अंदर अगर जाती इख्तलाफ ना किया जाए जिस तरह दानियाल अजीज साहब ने किया है, तो बाकी इख्तलाफ की बहुत गुंजाइश मौजूद है। ये जमहूरियत जाहिर करती है जमात। तो जमहूरियत का तो फिर तकाजा ये है कि दानियाल अजीज साहब भी अगर अपनी राय का इजहार कर रहे हैं कि महंगाई है और महंगाई से अवाम परेशान है, और वो समझते हैं उनकी राय में कि इसके जिम्मेदार एहसन इकबाल साहब हैं, और वो अगर कहते हैं कि मरियम औरंगजेब साहबा ने पार्टी को नुकसान पहुंचाया, पार्टी की साख को नुकसान पहुंचाया, ये भी फिर जमहूरी अमल का हिस्सा रहने दीजिए। उनको तो आपने शो कॉज नोटिस कर दिया और कहा है कि अपना रवैया दुरुस्त करें। यही तो मैं कह रहा हूं कि अगर तो वो जातियात पर बात ना करते और पार्टी की कारकर्दगी पर अपनी राय का इजहार करते तो गालिबन उन्हें नोटिस नहीं इशू होना। लेकिन उन्हें जब बराह रास्त 2 इंडिविजुअल्स का नाम लेकर उन पर एक तनकीद की है जिसकी वजह से ये इशू बना है। अगर वो एक अमूमी बात करते पार्टी की पॉलिसी के बारे में, या समझते कि पार्टी की पॉलिसी दुरुस्त नहीं है और ये पॉलिसी होनी चाहिए, तो जाती हमला जो है वो हमेशा जो गुफ्तगू है उसको कहीं और ले जाता है। तो लिहाजा अगर वो पार्टी की उस पर बात करते हैं तो उनके ऊपर भी कोई ऐसा इशू नहीं आना था। तो हम वैसे सब बाज़ाहिर तो ये लग रहा है जमहूरी कि लोग हैं और क्योंकि इख्तलाफ और तनकीद सुन सकते हैं। बाजार तो ये लग रहा है क्योंकि अब्बासी साहब का ऑब्वियसली कद पार्टी में ज्यादा बड़ा है, इसलिए पार्टी उनको कुछ कह नहीं सकती, ना शो कॉज नोटिस इशू कर सकती है। वो जातियात क्या, वो तो कह रहे हैं अगर आप फेवरेटिज्म के तौर पे जाएंगे तो धांधली पहले से ही हो चुकी है। वो तो पूरे आपके जो पार्टी का इलेक्शन है, जिस तरीके से आप इस वक्त इलेक्शन में जा रहे हैं, उसी पे सवालिया निशान लगा रहे हैं। वो आप कह रहे हैं कि मामूली सी बात है, वो कोई ज्यातियात पे तनकीद नहीं है, लेकिन ऐसा लगता है बाजार के सीनियर है तो इसलिए उनको जो है इग्नोर कर रहे हैं आप। नहीं, ऐसी कोई बात नहीं। मामूली तो बात उनकी नहीं है, हम उनकी बात सीरियसली लेते हैं। लेकिन उन्होंने एक मुख्तलिफ रास्ता अपनाया है, और अगर जिस तरह उन्होंने कहा कि वो इंतखाब भी नहीं लड़ रहे, और वो तो ये भी कहते हैं कि इस मौके पर जो इंतखाबात हैं वो मुल्क के हक में नहीं है और कोई उससे मसला हल नहीं होगा। लेकिन बहरहाल हमने इंतखाबात में जाना है, आवाम से रुजू करना इस वक्त बेहद जरूरी है ताकि मुल्क की मईशत और खारजा पॉलिसी और वफाकियत का की दुरुस्त सिमत का तयन हो सके। और सही। हमारे सामने एक इतना बड़ा चैलेंज है कि जो अजाब इमरानी के दौर में जो मुल्क का कर्जा दुगना हुआ, उसकी वजह से आज तक इतनी बड़ी महंगाई हुई है जो कंट्रोल में नहीं आ रही। तो लिहाजा उसको कंट्रोल करना बहुत बड़ा चैलेंज है, और पाकिस्तान को एक खुर्रम मजबूत साहब, मुआशी बुनियाद पर कायम करना हमारे सामने चैलेंज है। खुर्रम साहब, आप कह रहे हैं कि दानियाल साहब ने 2 इंडिविजुअल्स को टारगेट किया, ये नहीं करना चाहिए था, इसलिए शो कॉज नोटिस दिया। लेकिन 2 जो उन्होंने बातें की वो बड़ी अहम है। एक तो महंगाई है, अब इसका जिम्मेदार कोई भी किसी को करार दे, लेकिन महंगाई है और आपके दौर में ज्यादा महंगाई बढ़ी। दूसरा ये कि नैरेटिव वॉर में भी ऐसा लगता है कि आपकी पार्टी को कोई खास कामयाबी हासिल हुई नहीं है। बेशक इसका आप ब्लेम मरियम औरंगजेब पे ना डालें, लेकिन ये तो एक हकीकत है ना कि जब आप मियां साहब यहाँ पे नहीं आए थे तो उस वक्त आपको ये फैसला करना था कि बयानिया होगा क्या, क्योंकि 16 महीने में महंगाई बहुत रही है, वो परफॉर्मेंस आप नहीं दिखा सके। तो क्या 2017 की परफॉर्मेंस पे बात करेंगे? लेकिन जब वो यहाँ लैंड किए नवाज शरीफ साहब तो फिर उनके खिलाफ एक लाडला सिलेक्टेड का बयानिया बन गया। तो ये प्रॉब्लम तो है, इसको आप नहीं डील कर पा रहे। जी, ये आपकी राय हो सकती है, और पार्टीज के सामने हर रोज बयानिया बनाने का और अपनी जो बात है उसको दुरुस्त तरीके से और पुरअसर तरीके से अवाम के सामने कहने का चैलेंज होता है। वो हमारे सामने भी है। लेकिन मैं फिर कहूंगा कि अगर महंगाई है तो उसमें इमरान खान के अलावा जो हमारे साथ 14 और जमातें थी, फिर दानियाल साहब को अगर इंसाफ से बात करनी थी तो फिर सबका नाम लेना चाहिए था कि तमाम की तमाम 14 जमातें जिन्होंने मिलकर तहरीक अदम एतमाद लाए थे, वो सब जिम्मेदार हैं इस महंगाई के। कि अगर आज कोई इश्यूज हैं तो वो सब जिम्मेदार हैं। लिहाजा वो जो जिम्मेदारी का दुरुस्त तयन है उसको सिर्फ एक इंडिविजुअल जो उनके जिले में उनके उनकी पार्टी के सीनियर हैं उस पर सारा कुछ ब्लेम कर देना, ये जाहिर करता है कि ये कोई दुरुस्त अमल नहीं। तो आपके पास इस हवाले से क्या इतलात है कि जिले में कोई पॉलिटिक्स है, उसका इशू है,
या कोई अंदर की खबर है पार्टी में इस वक्त? क्या चल रहा है दानियाल साहब के हवाले से? जी, वो गालिबन कोई टिकटों की जो अभी तकसीम होनी है उस पर अभी इंटरव्यूज शुरू हो गए हैं, सरगोदा डिवीजन के हुए हैं। तो अभी जब गुजरांवाला डिवीजन के गालिबन अगले से अगले हफ्ते जब इंटरव्यूज होंगे तो तभी ये बात क्लियर होगी कि वहाँ क्या इशू है। लेकिन फिर हम सबके सामने ये एक टेम्पटेशन होती है कि हम अपने ज़ाती इख्तलाफात को टेलीविजन पर ले आएं। ज़ाती इख्तलाफात को टेलीविजन पर नहीं लाना चाहिए। अगर कोई तनकीद है पॉलिसी के बारे में वो जरूर करनी चाहिए। अच्छा, उन्होंने तो कहा, मैंने तो किसी को रेकमेंड नहीं किया, आप पार्टी से चेक कर सकते हैं, लेकिन आप कह रहे हैं कि अगले मरहले में मालूम चल जाएगा। लेकिन एक और भी बात है ना कि उस दिन जैसे हमारे प्रोग्राम में भी एहसन साहब ने कहा, कल भी कहा कि देखिए जो पार्टी का लॉयल वर्कर है, पार्टी के साथ रहा है, उसी को टिकट दी जाएगी, वो प्रायोरिटी है। राणा साहब कह रहे हैं कि नहीं, हम देखेंगे जो जीतने विनिंग कैंडिडेट होगा, जो इलेक्टेबल होगा, उसको टिकट देंगे, लेकिन मुशावरत से देंगे। अब 2018 के बाद भी आप कह रहे थे नहीं, टर्न कोर्ट्स को जो बार बार वफादारियां बदलते हैं उनको नहीं लेंगे, तो फिर क्यों राणा साहब कह रहे हैं इलेक्टेबल्स को लेंगे? जी, पार्टियों ने एक ये पुल सरात से गुजरना होता है जब टिकटें देने के मामले में, क्योंकि एक तरफ हमारे बहुत सारे कारकुन हैं जो जिनकी दहाइयों की पार्टी के लिए खदमात होती है। मुस्लिम लीग नून पर अल्लाह का बहुत करम है, ऐसे बेशुमार कारकुन हर जिले में मौजूद हैं। लेकिन जो इलेक्शन लड़ना है वो एक अलग स्किल सेट है। उसके लिए जो है फिर बहुत कम लोग ऐसे हैं जो पार्टी के साथ तो लॉयल हैं लेकिन इलेक्शन में कामयाब हो सकते हैं, और वो पूरा जो तरीकेकार है, खासतौर पे इलेक्शन वाला दिन जो है उसको दुरुस्त तरीके से उसका इंतजाम कर सकते हैं। तो लिहाजा ये सब इश्यूज पार्टी के सामने आते हैं और हर दफा ये चैलेंज जो है वो पार्टी के सामने होता है और उसके मुताबिक टिकटें दी जाती है। मतलब ये आपके लिए पुलिस रात है कि राजा रियाज साहब को टिकट देना है या राना अफजल साहब की फैमिली को जो कि पीएमएलएन से लॉयल रहे हैं, और दूसरी तरफ राजा रियाज जो कि बार बार पार्टी बदलते रहे। आपके लिए ये पुलिस रात हुआ कि नवाब शेर वसीर साहब जो आपकी पार्टी, जो पीपल्स पार्टी छोड़ के पीटीआई में चले गए, अब आपकी पार्टी में शामिल हो गए, उनको टिकट देना है, या वो लॉयल आपके वर्कर तलाल चौधरी साहब जो कि डिस्क्वालीफाई भी हुए नवाज शरीफ साहब के हक में बयान देते देते, उनको टिकट देना, और ऐसी बेशुमार मिसालें हैं। ये आप कह रहे हैं कि ये पुलिस रात है? जी, अगर मैं कोट कर दूं ओलिवर वेंडल होम्स को कि एवरीवन एडमायर्स अ मैन ऑफ अनबेंडिंग वर्च्यू, बट द पर्सन इज टू बी एडमायर्ड हु फाइंड्स हिज वे थ्रू अ मेज ऑफ प्रिंसिपल्स। एक असूलों की भूल भुलैया है जिसमें से गुजर कर हमें आगे जाना। सर, असूलों की भूल भुलैया नहीं, असूल भूल जाते हैं जब इक्तदार सामने नजर आ रहा होता है या इक्तदार में आ जाते हैं। जब ऑपोजिशन में होते हैं, दीवार से लगे हुए होते हैं, तो बड़े बड़े बयानात होते हैं कि आज के बाद कोई टर्न कोड पार्टी में नहीं आएगा, लेकिन जहां पे आपको लगता है कि मंजिल हासिल करने के लिए कुछ असूल कॉम्प्रोमाइज कर दें, वहां फौरन कर दिए जाते हैं। जी, देखिए, असल असूल ये है जो बुनियादी है कि हमें इंशाअल्लाह पाकिस्तान के अवाम की हिमायत से और अल्लाह के करम से ये इलेक्शन में लड़ना है। जो उसका नतीजा आएगा वो हम आगे कबूल करेंगे। सही है, चाहे उसमें आपको वोट को इज्जत दो का बयानिया भुलाना पड़े, चाहे अपने बयानात से पीछे हटना पड़े कि हम किसी टर्न कोड को वोट नहीं देंगे, टिकट नहीं देंगे, इन सब से आप पीछे हटना पड़े, बस इलेक्शन जीतना ही मकसद है। वोट को इज्जत दो का बयानिया अपनी जगह पर खड़ा है और खड़ा रहेगा, क्योंकि ये हमारा वादा है पाकिस्तान के अवाम से कि आइन में जो लिखा है कि अल्लाह ताला के बाद जो इक़्तिदार आला है अवाम के मुंतखब नुमाइंदों के हाथ में होगा, वो हमारा नस्ब ऐन है। और उसकी तरफ हम पहले भी हमने, अगर किसी ने कोशिश की है तो उसका नाम मोहम्मद नवाज शरीफ और उनकी जमात है, और अभी भी हम उस पर खड़े। बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया। खुर्रम दस्तगीर मिलन के सीनियर रहनुमा हमारे साथ मौजूद थे। प्रोग्राम में एक ब्रेक शामिल करते हैं, इसके बाद मजीद बात करेंगे। वेलकम बैक। इलेक्शन कमिश्नर ऑफ पाकिस्तान के अहकामात के मुताबिक पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने दोबारा इंट्रा पार्टी इलेक्शन करवा दिए हैं, जिसमें गौहर अली खान पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के चेयरमैन मुंतखब हो गए हैं। लेकिन सवाल यह है, क्या इलेक्शन कमिश्नर ऑफ पाकिस्तान इन इलेक्शंस को मानेगा, अप्रूव करेगा? क्योंकि पीटीआई के जो बानी रहनुमा है अकबर एस बाबर, उन्होंने ऑलरेडी कह दिया है कि मैं इन इंतखाबात को चैलेंज करूंगा क्योंकि उनको इंतखाबात लड़ने नहीं दिए गए। इस पर हम बात करेंगे, जिसके लिए खुद मौजूद हैं हमारे साथ पीटीआई के बानी रहनुमा अकबर एस बाबर। अकबर साहब, बहुत बहुत शुक्रिया वक्त देने के लिए। आपने कहा ना आपको कागजात नामजदगी दिए गए, ना वोटर लिस्ट दी गई, लेकिन हमने कल प्रोग्राम में बात की थी नियाजुल्ला नियाजी साहब से, जो पीटीआई के चीफ इलेक्शन कमिश्नर हैं। उन्होंने कहा कि दफ्तर जुमे के दिन 9 से 3 खुला हुआ था, तमाम लोगों ने नॉमिनेशन पेपर्स फाइल किए, आप उस दौरान वहां पे नहीं पहुंचे, आप शायद 4:30-5 बजे गए, और आपने ना तो उनसे रब्ता किया ना उनकी टीम से रब्ता किया। क्या यही हुआ है कल? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखिए, मैं तो पर्सनली गया ना, फिजिकली गया, वो सारा डॉक्यूमेंटेड है, वो कैमरे के सामने वो रिकॉर्डेड है कि मैं फिज़िकली और अपने साथ जो साथी थे उनमें एक फाउंडिंग मेंबर भी, एक और भी थे टेक्सला से, वो भी साथ गए।
तो हमने तो पर्सनली जाके और फिर पीटीआई के जो नुमाइंदे थे उस वक्त सेंट्रल ऑफिस में, वो भी रिकॉर्डेड है, हमने उनसे कहा कि हमें 3 चीज़ें दीजिए, एक कागजात नामजदगी, दूसरा ये कि आप वोटर लिस्ट दीजिए, तीसरा ये कि इलेक्शन के तरीक़ाकार दीजिए। तो उन्होंने ना सिर्फ माजरत की, ये रिकॉर्डेड है, उन्होंने कहा जी ये चीज़ें एग्जिस्ट ही नहीं करती, तो हम ये आपको कैसे दे सकते हैं जबकि ये चीज़ें मौजूद ही नहीं है। तो उसके बाद हमने कहा कि अगर कोई और नुमाइंदा है उससे रब्ता करें। कहते हैं जी दफ्तर में कोई नहीं है, हम लोग हैं यहाँ पे, और ये जो तमाम मामलात है इसकी ये सिचुएशन है। तो फिर हम आ गए वापस, और अगर ये 3 बजे की बात करते हैं, हाँ, तो क्या आप लेट पहुंचे थे वहां पे? जो टाइम दिया था वो कह रहे 9 से 3 था कल का टाइम जो देखिए ना, वो तो कहने को ये कहते हैं कि एक तरफ कहते हैं ये पार्टी का मेंबर नहीं है, 3 आईनी इदारों ने मेरे हक में मेंबरशिप का फैसला दिया, फिर ये कहते हैं कि ये लेट पहुंचे, जबकि ये लेट जो ऑन द ईव ऑफ द इलेक्शन कोई स्केड्यूल में कहीं लिखा है कि 3 बजे तक आप नॉमिनेशन पेपर्स ले सकते हैं, उसके बाद नहीं लेंगे? क्या ये आज तक हुआ है कि जो पार्टी के लीडर अंडरग्राउंड हैं वो नॉमिनेशन पेपर्स उनके आगे हैं, जो अबव ग्राउंड है उनमें से किसी एक का भी, चले मुझे तो आप छोड़ें, किसी एक वर्कर ने भी नॉमिनेशन पेपर नहीं फाइल किया, किसी ओहदे के लिए फाइल नहीं किया? अच्छा, वो कह रहे हैं कि जिन्होंने फाइल किए थे रिटर्निंग ऑफिसर ने दे दिए। मैंने उनसे पूछा था कि जो रहनुमा इस वक्त जेल में है या रूपोश है, क्या उनके नॉमिनेशन पेपर भी आपको मिल गए, उन्होंने कैसे दस्तखत किए? उन्होंने कहा हमारे पास सारा रिकॉर्ड मौजूद है, रिटर्निंग ऑफिसर को उन्होंने जमा करवाए, जेल से भी आ सकते हैं, जो रूपोश है वो भी भेज सकते हैं हमें नॉमिनेशन पेपर्स। यही तो मैं अर्ज कर रहा हूँ ना कि ये सिर्फ उन लोगों को नॉमिनेशन पेपर जमा हुए हैं जिनको आपने पहले से सिलेक्ट किया हुआ था। मैं तो उनकी बात कर रहा हूँ कि इसके अलावा, मेरे अलावा पार्टी में हज़ारों वर्कर्स हैं जिनकी ख्वाहिश थी कि वो इस इलेक्शन में हिस्सा लें, तो कोई एक भी नहीं नॉमिनेशन पेपर जमा करा सका, किसी एक को भी नॉमिनेशन पेपर नहीं मिला। आपके अलावा कौन से हजारों वर्कर हैं जो सामने आए कह रहे हैं कि हमें नहीं इजाजत मिली? आपने 1-2 लोगों का नाम लिया है कि वो भी आना चाहते थे, इसके अलावा हजारों वर्कर तो सामने नहीं आए जो कहते थे हमें इलेक्शन में हिस्सा लेना है। तो ये तो एक एविडेंस है ना कि इलेक्शन है ही नहीं ये। वरना अगर आप देखें कि पिछला जो 2013 में इंट्रा पार्टी इलेक्शन था, उसमें हज़ारों और लाखों लोगों ने शिरकत भी की थी, उसमें पूरे डिस्ट्रिक्ट लेवल पे, हर लेवल पे इलेक्शंस भी हुए थे, चाहे फ्लॉड थे, उसमें बहुत बड़े प्रॉब्लम्स आए, वो आप सबको पता है, पैसों के इल्जामात लगे थे, पैसों के इल्जामात लगे, जस्टिस वजी ने इंडोर्स किया, तो वो तमाम देखे ना, वो 1 साल का प्रोसेस था। अब मेरा सवाल ये है कि जो लोग सिलेक्ट हुए हैं, जो पहले से सिलेक्टेड थे, उनके अलावा कोई नॉमिनेशन पेपर दिखा देना कि 3 बजे का कतगन कौन से स्केड्यूल में मौजूद था। तो देखिए आज तक, देखिए शहजाद, आज तक आपने अभी आज का देखा सुबह, कभी आपने दुनिया की तारीख में देखा है कि कहीं इलेक्टोरल कॉलेज ही ना हो, वोटर लिस्ट ही ना हो? मैंने उनसे पूछा, उन्होंने कहा देखिए 2022 का हमारा आखिरी कॉन्स्टिट्यूशन है, उसके मुताबिक इलेक्शन हुए, 2020 के रूल्स थे, तमाम जो हमारे मेंबर्स हैं वो वोटर्स थे और हमारे पास सारा डेटा मौजूद है कि कितने लोगों ने किया है। अब आपने कहा है कि आप चैलेंज करेंगे इन इंतखाबात को, जब आप चैलेंज करेंगे ईसीपी में तो शायद उसको सारा डेटा प्रोवाइड करें। आप बताइए ना कि आज सुबह जब इलेक्शन शुरू हुए साथ ही नतीजों का ऐलान हो गया, और वो इलेक्शन किस तरह से 2-3 दर्जन लोगों को इकट्ठा किया हुआ था और वो कह रहे हैं कबूल है, कबूल है, कबूल है। अब निकाह के दौरान तो हमने सुना है कि इस किस्म की बात कि कबूल है, कबूल है, कबूल है। आज तक कभी इलेक्शन या वोटिंग में ऐसा हुआ है कि कबूल है, कबूल है, कबूल? अकबर ज़ाबिर साहब, ऐसा ही होता आ रहा है ना। अभी जून 2023 में नून लीग के इंतखाबात में तमाम जो उनके ओहदेदारान हैं वो बिला मुकाबला मुंतखब हो गए। उससे एक दिन पहले डॉन अखबार ने इस कंफ्यूजन की वजह से ये हेडिंग लगाई थी कि PMLN इंट्रा पार्टी इलेक्शंस लाइकली टुमारो, यानी कि पता ही नहीं था कि कल इंतखाबात होने या नहीं होने, लेकिन अगले दिन हुए, टेलीवाइज हुए, वो सब हाथ पकड़ के कह रहे हैं कि हम अनअपोज्ड इलेक्ट हो गए। तो इंट्रा पार्टी इलेक्शंस तो ऐसे ही होते हैं। ये इंट्रा पार्टी इलेक्शन नहीं है, ये इंट्रा पार्टी सिलेक्शन है, चाहे PTI में हो, चाहे PMLN में हो, चाहे पीपुल्स पार्टी में हो। यही तो मेरा मुद्दा है। तभी तो आपकी सियासी जमातें जो हैं वो चंद अशखास और ख़ानदानों के कब्ज़े में हैं, तभी तो यहाँ पे मूर्सी सियासत है, तभी तो यहाँ बादशाहत है। जिस शख्स को आपने नॉमिनेट किया एज PTI चेयरमैन, सबसे पहले चेयरमैन का क्या इख्तियार है कि वो नॉमिनेट करे? ये तो वर्कर्स का इख्तियार है। आप वर्कर को क्यों नहीं ट्रस्ट करते कि वो खुद इलेक्ट करें, वो लोग नॉमिनेशंस दें और उसके बाद इलेक्ट करें? तो ये मसला अक्रॉस द बोर्ड है, और यही तो आपकी सियासत का सबसे बड़ा अलमिया है। आपके पास क्रेडल एंड कॉम्पिटेंट लीडरशिप क्यों नहीं सामने आती? लेकिन आपने क्योंकि फॉरेन फंडिंग का मामला भी उठाया था पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का, आप कह रहे हैं ये मसला अक्रॉस द बोर्ड है, इंट्रा पार्टी इलेक्शन का भी अक्रॉस द बोर्ड है और नहीं होना चाहिए। अगर वाकई आपने पार्टीज को जमहूरी निजाम में एक ऑर्गेनाइजेशन बनाना है तो आपको लगता है, लेकिन स्क्रूटिनी इस वक्त जो है ECP की वो सिर्फ एक ही जमात के हवाले से है, क्योंकि इससे पहले तारीख में नहीं देखा गया कि जो बराए नाम इंतखाबात होते हैं इंट्रा पार्टी, किसी भी पार्टी के इलेक्शंस को कलअदम करार दिया हो, लेकिन इलेक्शन कमिश्नर पाकिस्तान ने इनका PTI का इलेक्शन कलअदम करार दिया और 20 दिन की मोहलत दी, वरना कहा कि आपको सिंबल नहीं मिलेगा। जो पार्टी फंडिंग का मामला आप लेके गए, आपको बहुत देर से उसमें जाके आपके हक में फैसला आया,
लेकिन पीपल्स पार्टी, नून लीग के जो फंडिंग केस हैं उनको भी 4-4, 5-5 साल अब हो गए इलेक्शन कमीशन में, उनका कोई फैसला नहीं आ रहा, उनकी कोई सुनवाई नहीं हो रही। तो क्या एक ही पार्टी को टारगेट कर रहा है, ये महसूस हो रहा है आपको? देखिए, मैं ऑन रिकॉर्ड हूं इलेक्शन कमीशन के बाहर भी और एज रिसेंट एज आज की प्रेस कॉन्फ्रेंस में, मैं समझता हूं कि जब तक पाकिस्तान में सियासी जमातों को एक जमहूरी, ट्रांसपेरेंट, अकाउंटेबल इदारा आप नहीं बनाएंगे, वो नर्सरीज ऑफ कॉम्पिटेंट लीडरशिप नहीं बनेंगी, वो फैमिलीज़ और इंडिविजुअल्स के कंट्रोल में होंगी, वो एक इक़्तिदार की रस्साकशी में इस्तेमाल होंगी, जहाँ पे वर्कर सिर्फ कैनन फॉडर के तौर पे इस्तेमाल होता है, जो जेलें जाता है, जो सड़कें नापता है, जो मार खाता है और उस पर ट्रस्ट नहीं किया जाता। इस असूल पे मैं अक्रॉस द बोर्ड हूँ और मैं इलेक्शन कमीशन से बारहा ये मुतालबा करता हूँ कि ये जो स्क्रूटनी आपने फॉरेन फंडिंग की है, ये चंद महीनों में हो सकती है, क्योंकि 8 साल तो इस वास्ते लगे कि पीटीआई रुकावटें खड़ा करता था, 13 रेड पटिशंस की, 200 पे, तो ये 3 महीने में आप किस तरह करें? आप स्टेट बैंक को खत लिखें, सुप्रीम कोर्ट का फैसला है कि इलेक्शन कमीशन सुओ मोटो नोटिस ले सकता है, उसको कोई कंप्लेंट डालने की जरूरत नहीं है, वो जाए और स्टेट बैंक को खत लिखे, तमाम अकाउंट्स हैं उनकी ऑडिट रिपोर्ट सामने रखे, कंपेयर करे, आपको पता चल जाएगा कि क्या इनकी ऑडिट रिपोर्ट्स ट्रांसपेरेंट है, सही है कि नहीं है। तो आपको लग रहा है कि ईसीपी फिलहाल चाहे पार्टी फंडिंग केस हो, चाहे इंट्रा पार्टी इलेक्शन की स्क्रूटिनी हो, उसकी नजर एक ही पार्टी पर है, एक ही पार्टी के हवाले से फैसले आ रहे हैं? देखिए, चूंकि मैं पायनियर था इन द सेंस के अब इलेक्शन कमीशन में एक पूरा पॉलिटिकल फाइनेंसिंग का एक विंग खुल चुका है जी। और वो सारा इस फॉरेन फंडिंग केस के नतीजे में निकला, उससे पहले ऐसी कोई चीज़ नहीं थी, तो उनकी कैपेसिटी जो है वो बिल्ड हो रही है। लेकिन अब इलेक्शन से पहले ये मामलात हो जाने चाहिए थे। अगर आप ये मामलात जो बड़ी पार्टियां हैं जो पार्लियामेंट तक पहुंचती हैं, उनकी ये 2 मामलात, फंडिंग का और दूसरा उसका इंटर पार्टी लीडरशिप का, अगर आप इसको इस छल्ली से नहीं गुजारेंगे, इट विल बी रिसाइकलिंग ऑफ पॉलिटिकल वेस्ट और वो आपको कॉम्पिटेंट लीडरशिप नहीं देगी। अकबर साहब, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ तो इल्जाम लगा रही है कि इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान जो है वो पीटीआई को इलेक्शन से बाहर रखने की साजिश कर रहा है, और अब आप पे भी इल्जाम लग रहा है कि आप भी इस साजिश का हिस्सा है, क्योंकि फॉरेन फंडिंग का मामला हो, इंटर पार्टी का मामला हो तो आप सामने आ जाते हैं, कहते हैं मैं पार्टी का मेंबर हूं, लेकिन कोई और मामला हो, वर्कर्स की गुमशुदगी का मामला हो, ह्यूमन राइट वायलेशन का मामला हो, उसमें आप आके नहीं पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के साथ खड़े होते। देखिए, क्या इलेक्शन कमीशन ने पीटीआई को कहा था कि इस भोंडे अंदाज में इंट्रा पार्टी इलेक्शन कराएं? क्या इलेक्शन कमीशन ने इनको कहा था कि अकबर इस बाबर बमाए बाकी मेंबर्स इंक्लूडिंग ए फाउंडिंग मेंबर, और सईदुल्लाह नियाजी मुझे मियाँ वाली से फ़ोन करते हैं, फाउंडिंग प्रेसिडेंट है पंजाब के, इमरान के फर्स्ट कज़न है, वो कहते हैं मैंने भी इलेक्शन में हिस्सा लेना है, मेरे लिए कागजात नामजदगी लेके आओ, ठीक है? क्या ये इलेक्शन कमीशन ने उनको कहा था कि वो जाएं दरवाजे पे दस्तक दें और उनको खाली हाथ वापस भेज दिया जाए? लेकिन जून 2022 में इंतखाबात हुए, अब इलेक्शन से जाके चंद माह पहले फैसला आता है, इसका फैसला महफूज भी तकरीबन शायद 90 दिन तक रहा, तो आपको उसमें कोई मैलिफाइडी नहीं नजर आ रही? मैं समझता हूँ कि पीटीआई के साथ इस मामले में जब से ये प्रोसेस चल रहा है, देखिए ये अच्छा सवाल है कि आज का प्रोसेस तो नहीं है, ये जो 1.5-2 साल हो गए, पीटीआई ने पहले भी 1 साल मांगा कोविड की वजह से कि हमें टाइम दिया जाए, तो 1 साल में वो इंट्रा पार्टी इलेक्शंस नहीं ऑर्गेनाइज कर सके। तो अब इलेक्शन कमीशन के सामने जो उन्होंने दस्तावेजात रखे वो पीटीआई के अपने आइन की खिलाफ वर्जी थी, उसमें वैलिडेशन नहीं थी, नेशनल काउंसिल के आइन को तरमीम कर दिया, तो इलेक्शन कमीशन के पास लिमिटेड टाइम फ्रेम में वो और क्या करता। लेकिन ये बात बिल्कुल सही है कि जब तक आप तमाम सियासी जमातों को इस अमल से नहीं गुजारेंगे, देखिए एक और बड़ा अहम पहलू है, ये समझिए, और इस पर हम गौर कर रहे हैं। एक तो ये कि हम इलेक्शन कमीशन के सामने तमाम हकायक रखेंगे, हम कोई कंप्लेंट या केस फाइल करने नहीं जा रहे, हम पुराना केस है, हम सिर्फ नए फैक्ट्स जो हैं उनके सामने रखेंगे। हम ये भी सोच रहे हैं कि ये पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के जो वर्कर्स हैं जिनके हक पे डाका डाला गया है, ये फंडामेंटल राइट्स की इंफ्रिंजमेंट है, तो क्या हम सुप्रीम कोर्ट जा सकते हैं कि नहीं? आप चाहते हैं कि इंट्रा पार्टी इलेक्शन साफ और शफाफ तरीके से हो, लेकिन आपके ख्याल में पीटीआई का ये राइट बनता है कि बल्ले का निशान उनको मिलना चाहिए? कानून ये कहता है कि उनको ट्रांसपेरेंट इंट्रा पार्टी इलेक्शंस कराने हैं। अगर वो साबित कर सकें, अब ये तो एक फ्रॉड था, फसाड था, ये तो एक लोगों के से बहुत बड़ा धोखा किया गया ना, पहले से सिलेक्शन हो चुकी थी। अब बाय द वे ये रिकॉर्डेड है, कल जब मैं गया सेंट्रल ऑफिस में तो उनके अपने नुमाइंदे कह रहे थे कि जी ये कागजी कार्रवाई है, यहाँ पे ये चीज़ें हैं ही नहीं जो आप हमसे मांग रहे हैं, ये तो वही नाम दोबारा आ जाएंगे जिनकी वो उन्होंने सेलेक्ट किया हुआ, ये रिकॉर्डेड है, ऑन कैमरा है। बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया अकबर एस बाबर साहब, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के साथ मौजूद थे। प्रोग्राम में एक ब्रेक शामिल करेंगे, इसके बाद मज़ीद बात करेंगे।
वेलकम बैक नाज़रीन। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने कल अपने इंट्रा पार्टी इलेक्शन करवा दिए हैं और अपने साबिक चेयरमैन इमरान खान की कुर्बानी भी दे दी है। क्या इसके बाद पीटीआई बल्ले का निशान बचा पाएगी? इस पर बात करने के लिए हमारे साथ मौजूद है सीनियर सहाफ़ी और तज्ज़ियाकार मोहम्मद मालिक। मालिक साहब, बहुत बहुत शुक्रिया वक्त देने के लिए। मालिक साहब, इंट्रा पार्टी इलेक्शन हो गए हैं, चेयरमैन पीटीआई जो साबिक चेयरमैन है अब उनकी कुर्बानी भी दे दी गई है। क्या रायगा जाएगी या आपको लगता है कि अब बल्ले का निशान मिल जाएगा तहरीक इंसाफ को? शहजाद, ये इस बात पे फैसला नहीं होगा कि पीटीआई क्या कर रही है, इस बात पे फैसला होगा कि क्या फैसला हो चुका है। अगर तो फैसला हो चुका है कि नहीं देना, तो भले आप पीटीआई 4 इंतखाबात करवा ले, जो मर्जी ट्रांसफर करवा ले, क्योंकि देखिए ये इलेक्शन तो एक शैम है। क्या दूसरी पार्टीज के इलेक्शन मुख्तलिफ हुए हैं? क्या वहाँ पे हमें नहीं पता प्री डिस्पोज क्या होता है? वहाँ पे अनअपोज्ड इलेक्टेड नहीं होते। सिर्फ पार्टी की लीडर छोड़ें, चेयरमैन छोड़ें या प्रेसिडेंट छोड़ें, इवन जो उनकी एग्जीक्यूटिव जो कमेटी के मेंबर्स हैं वो भी अनअपोज्ड होते हैं। इसलिए ये एक ड्रामा है। और जिन हालात में इलेक्शन कराने का कहा गया है पीटीआई को, हम कल भी मैं एक बात कर रहा था शो के अंदर कि जो कह रहे हैं कि जी, कल कोई बात कर रहा था कि जी वोटर्स कहाँ थे, वोटर्स नजर नहीं आए। भैया, अगर वोटर्स नजर आते, 2000 बंदा वो दिखाते, तो उसमें से 1600 भी शायद घर न पहुंचते वापस, क्योंकि पीपल्स इस वक्त पीटीआई या तायब है या गायब है। इसलिए आई थिंक ये तो एक उन्होंने भी एक बस एक फॉर्मेलिटी पूरी की है। ये उनके करने ना करने के फैसले नहीं हैं। ये अगर फैसले कहीं हुए में हैं तो फिर ये सिर्फ एक मोडालिटी है, जिसके एक मोशंस हैं तमाम चीज़ों के। लेकिन मालिक साहब, फिर ये ईसीपी पे कैसे रिफ्लेक्ट करेगा? क्योंकि ईसीपी की जिम्मेदारी है फ्री एंड फेयर ट्रांसपेरेंट इलेक्शन करवाना। अब एक फॉरेन फंडिंग का मामला था, वो फैसला तहरीक इंसाफ के खिलाफ आया है। तहरीक इंसाफ पहले ही कहती रही है कि पीपल्स पार्टी और पीएमएलएन की फंडिंग के हवाले से हमने केस किया हुआ है, वो केस तो चलता ही नहीं है। और अब अगर पीटीआई वाहिद ऐसी पार्टी बनती है जिसके इलेक्शंस को आप एक नहीं 2 मरतबा नल एंड वॉइड करार देते, उनको सिंपल नहीं देते, तो ईसीपी पे कैसे रिफ्लेक्ट करेगा ये इलेक्शन? देखिए, अनफॉर्चुनेटली आपको याद है ना, जब ये चीफ इलेक्शन कमिश्नर की बहस चली थी, तो बाद में खुद गवर्नमेंट ने डिसोन कर दिया था। इमरान खान साहब की गवर्नमेंट ने, उन्होंने कहा था कि जी हमें तो कहीं से आया था, यानी कि पिंडी से लगवाया था इन्होंने। ना ही ईसीपी वालों ने किसी को इलेक्शन लड़ना है। पाकिस्तान में अब पर्सनल क्रेडिबिलिटी का कोई इशू नहीं रहा। आप और मैं क्या सोचते हैं ईसीपी के बारे में या सीईसी के बारे में, आई डोंट थिंक इट मैटर्स। आई थिंक वहाँ पर सिर्फ ये मैटर करता है कि पावरफुल सर्कल्स उनके बारे में क्या सोचते हैं। यहाँ पे आपकी इज्जत इस बात पे नहीं होती कि आप कितने करेक्ट हैं, एथिकली कितने करेक्ट हैं। आपकी इस मुल्क में इज्जत इस बात पे होती है कि आप दूसरे को कितना बेइज्जत कर सकते हैं या आप किस हद तक यूटिलिटी अपनी साबित कर सकते हैं। सो मेरा ख्याल है क्रेडिबिलिटी या हैसियत, इट इज़ नॉट एन इशू ऑफ ईसीपी। आपका मेरा मिडिल क्लास मोरालिटी वालों का इशू होगा, वहाँ पे कोई इशू नहीं है। वहाँ पे बात यह है कि अगर हु सर्व्स व्हाट इंटरेस्ट, और वो अगर हो रहा है तो बस हो रहा है। अभी तक जो ईसीपी ने कई चीज़ें की हैं, क्या आपको समझ आती है? जिस तरह इलेक्शन का जो तमाशा बना 90 डेज वाला, वो ईसीपी की जिम्मेदारी नहीं थी। अगर ये प्रेसिडेंट ने बुलाया, मिलने की बात की, वो ईसीपी की जिम्मेदारी। वो तो बाकायदा सुप्रीम कोर्ट के फैसले में भी उसका जिक्र है, और उससे ज्यादा तो जस्टिस अतर मिनुल्लाह साहब ने जिक्र किया था उसका। जी, तो खाली हम वी आर जस्ट ट्राइंग टू हैव अ डिस्कशन ना कि क्या होना चाहिए। जो हो रहा है उसकी बात करें शहजाद। तो ये जो डूम्सडे सिनेरियो आपने इस वक्त पेश किया है, इस सारे केस में इस वक्त सुप्रीम कोर्ट क्या कर सकता है? क्योंकि आपको पता होगा इमरान खान साहब ने इसी हफ्ते जो है खत लिखा सुप्रीम कोर्ट में, जिसमें उन्होंने कहा कि उनके कारकुनान की गुमशुदगी हो रही है, ह्यूमन राइट्स वायलेशन का मामला है, इलेक्शन के हवाले से उनको लेवल प्लेइंग फील्ड नहीं दी जा रही। लेकिन इस पर जो प्रेस रिलीज आई है कल सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस के सेक्रेटरी की तरफ से, उसमें उन्होंने 2-3 बातें कही हैं। मैं ज़रा ये आपको दोहरा देता हूँ। उसमें एक तो ये कहा है कि दस्तावेज़ तैयार करने वाले वकील का नाम और राब्ते की तफसीलात दस्तावेज़ में जाहिर नहीं की गई। फिर यह भी कहा गया है कि अभी पिछले दिनों ही सुप्रीम कोर्ट में इस जमात के वकला 2 अहम मुकदमात फौजी अदालतों और इंतखाबात से मुतल्लिक में पैरवी करके उन्हें तकमील तक पहुंचा चुके हैं। इसी प्रेस रिलीज में यह भी कहा गया है कि यह हैरान कुन है कि मौसूल होने से पहले ही इस दस्तावेज़ को मीडिया पर जारी कर दिया गया। और फिर यह भी कहा गया है कि सब यकीन रखें कि जस्टिस काजी फाइज ईसा चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान को अपनी आईनी जिम्मेदारियों का बखूबी अदराक है। इसकी सोशल मीडिया पे इस प्रेस रिलीज के हवाले से जो सेक्रेटरी की तरफ से आई हो रही है, लेकिन आपको लगता है इस प्रेस रिलीज के बाद भी ये केस टेकअप हो सकता है अगर ये एक पिटीशन की सूरत में जाता है अदालत? नहीं, टेकअप तो हर चीज हो सकती है, लेकिन मैं बड़ी डेंजरस ग्राउंड स्टेट करूंगा। मैं जो बात करूंगा, मेरे नजदीक ज्यादा डेंजरस ना कर दीजिएगा जो हमारे लिए बन जाए, बस बाकी खैर। मेरे नजदीक ज्यादा इंपॉर्टेंट बात यह है कि पर्सनल कॉन्डक्ट क्या होता है। जब इनकी अहलिया का केस चल रहा था, क्या इनको खुद
उस बेंच में फेलो जजेस के सामने अदालत में आना चाहिए था या नहीं आना चाहिए था, उस पर बड़ी बहस होती है। इशू हमारे ये है कि जहाँ जहाँ हमारी अपनी ज़ाती ज़िंदगी के इश्यूज होते हैं, हमारे स्टैंडर्ड्स कुछ और होते हैं, और जहाँ आपके मेरे या किसी थर्ड बंदे के होते हैं तो हमारा प्रायोरिटी का प्रोप्राइटरी का स्केल टोटली चेंज हो जाता है। तो इसलिए आई थिंक यहाँ ही बात हम छोड़ दें। हमें आई थिंक बड़ा क्लियर अंदाज़ा है कि किसको किसको इस मुल्क में आइन की अहमियत का एहसास है या नहीं है, लेकिन ये तब तक एहसास होता है जब तक वो मेरी अपनी ज़ात की या मेरे अपने इंटरेस्ट को हर्ट ना करे। जिस केस का आप हवाला दे रहे हैं उसमें तो वो रिसीविंग एंड पर थे, और सुप्रीम कोर्ट भी ये कह चुकी है कि वो केस जो है उनका रेफरेंस जो है वो बदनीयती पे मबनी था। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ खुद भी कह चुकी है कि हमारी गलती थी वो रेफरेंस भेजना। लेकिन अब सवाल ये है कि क्या इलेक्शन से पहले कोई सिनेरियो बदलेगा, सुप्रीम कोर्ट में ये मामला जाएगा, या इसके बगैर ही हम इलेक्शन में जाते हुए नजर आ रहे हैं? नहीं, आई थिंक इलेक्शंस हो रहे हैं। आई थिंक वी आर गोइंग इनटू इलेक्शंस विद अ वेरी क्लियर किंग्स पार्टी। आई थिंक जितनी चीज़ें हो रही हैं अब तो उसमें कोई शक व शुबात रह ही नहीं गए कि कौन लाया जा रहा है, किस तरह लाया जा रहा है। अब एक ही सवाल रह गया है कि क्या बल्ले का निशान होगा या नहीं, और उसकी मैं क्विकली आपको वजह बता देता हूँ। बड़ी बहस चल रही है कि क्या 30 से 35 सीट्स हो जानी चाहिए बल्ले की, और बेहतर है थोड़ी सी क्रेडिबल ऑपोजिशन भी आ जाएगी पार्लियामान में। और दूसरी बहस चल रही है कि अगर 30-35 नाम रोक सके, कहीं वो 80-90 होगी तो फिर क्या होगा। सो अब ये एक क्वेश्चन है, और इसी से जुड़ा हुआ है कि बल्ला होगा या नहीं होगा। क्योंकि एक चीज़ तो क्लियर है, अगर बल्ला भी होगा तो बल्ले का बैलेट में होने का मतलब ये नहीं है कि वोटर भी बैलेट बॉक्स तक पहुंचेगा। ये उसका गारंटी नहीं है कि वो जो कैंडिडेट्स आएंगे भले वकील ही हो कि वो भी कर सकेंगे। लेकिन आई थिंक इट्स अ मूट क्वेश्चन, और तमाम चीज़ें जुड़ी हुई हैं इमरान खान की फेट से। कब इलेक्शन होना है, किस टाइम पे होना है, किस नौयत का होना है, मेरा ख्याल है तमाम चीज़ें तय हो जाएंगी वंस इमरान खान को जो लग रहा है सजा होनी है, वो जब हो जाएगी तो चीज़ें ज़्यादा क्लियर हो जाएंगी। अच्छा, शाहिद खाकान अब्बासी साहब ने कल एक इंटरव्यू में ये कहा है कि जो फेवरेट का टैग या लाडले का टैग लग चुका है नवाज शरीफ के ऊपर या नून लीग के ऊपर, इलेक्शन पहले ही मुतनाज़ा हो गए और उनको चाहिए कि इस टैग को खत्म करे। आपको लगता है कि नून लीग इस मूड में नजर आ रही है? क्योंकि बीच में खबरें तो आई थी कि नवाज शरीफ साहब भी खुश नहीं है कि उनको लाडला या सिलेक्टेड कहा जा रहा है तजियाकारों की तरफ से या पोलिटिकल पार्टीज की तरफ से। अगर ये तासुर गलत करने या ज़ायल करने की कीमत ये है कि फ्री एंड फेयर इलेक्शंस में तैयार हो जाएं, अगर तो उसकी कीमत ये है कि इमरान को भी बाहर आने दें, अगर तो उसकी कीमत ये है कि जो चीज़ें जो प्ले बुक तैयार हुई थी और उस पर चीज़ें तय थी वो सारी रीराइट हो, मेरा नहीं ख्याल कि वो कीमत देने पर तैयार हैं। बहुत बहुत शुक्रिया, मोहम्मद साथ मौजूद थे। प्रोग्राम में एक ब्रेक शामिल करेंगे, इस पर मज़ीद बात करेंगे। वेलकम बैक। एक हफ्ते की जंगबंदी के बाद जुमे से इजराइल ने गजा के निहत्ते और मासूम शहरियों पर अपने मजालिम का सिलसिला एक बार फिर शुरू कर दिया है, जिसमें पिछले 24 घंटों में गजा के शहरियों पर क़यामत टूट पड़ी है और इन 24 घंटों में 700 से ज़ायद मासूम फ़लस्तीनी शहीद हुए हैं। सिर्फ खान यूनिस और जबालिया में 2 रिहायशी इमारतों में इजरायली बमबारी से 300 अफराद शहीद हो चुके हैं। इससे पहले कतर की कोशिशों से हमास और इजराइल के दरमियान तवील मुज़ाकरात के बाद गजा में 24 नवंबर को एक हफ्ते की आर्जी जंगबंदी हुई थी, जिसके दौरान हमास ने 105 इजरायली यरगमालियों को रिहा किया, जबकि इजराइल ने अपनी जेलों में कैद 240 फ़लस्तीनियों को रिहा किया था। लेकिन जुम्मे को इजराइल ने यकतरफा तौर पर जंगबंदी का खात्मा करके दोबारा हमले शुरू कर दिए। इजराइल ने हमास पर इल्ज़ाम लगाया था कि हमास ने जंगबंदी मुआहदे की खिलाफ वर्जी करते हुए इजराइल पर रॉकेट फायर किया था, और अब इजराइल ने कतर में मुज़ाकरात के लिए मौजूद मोसाद की टीम को वापस बुला लिया है, जिसके बाद दोबारा जंगबंदी के इम्कानात खत्म हो चुके हैं। गजा में इजरायली मजालिम तकरीबन 2 माह से जारी हैं, जिनमें अब तक 15,200 से ज़ायद फ़लस्तीनी शहीद हो चुके हैं, जबकि 40,000 से ज़ायद फ़लस्तीनी इजरायली बमबारी से ज़ख्मी हो चुके हैं। और अहम बात यह कि इन 15,000 से ज़्यादा शहीदों में आधी से ज़्यादा तादाद मासूम बच्चों की है। गजा के सरकारी मीडिया के मुताबिक इन 2 माह के दौरान इजरायली मजालिम से 15 लाख से ज़ायद फ़लस्तीनी बेघर हो चुके हैं। जंग के दोबारा आगाज़ के बाद इजरायली मजालिम का निशाना इस बार जनूबी गजा के शहर रिफा और खान यूनिस हैं। और अलमनाक बात यह है कि मगरबी ममालिक इन इजरायली मजालिम को रोकने के बजाय या तो इजराइल के बाजू बने हुए हैं या अवामी दबाव के पेश नज़र सिर्फ ज़बानी तौर पर इजराइल से सिविलियन आबादी को महफूज बनाने के लिए इक़दामात का मुतालबा कर रहे हैं। इसीलिए अब देखना होगा कि दुनिया मजलूम फ़लस्तीनियों के तहफ़्फ़ुज़ के लिए अमली तौर पर क्या इक़दामात उठाती है। आज के प्रोग्राम में इतना ही। शो से इजाज़त दीजिए।